नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंदर एक कदम शिक्षा की ओर में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, हम इस समय अपने चैनल पर CTET के प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी के सभी हम इस समय सोल्व कर रहे हैं। और इस समय जो हमारी वीडियो में चल रहा है, इस टाइम जो क्लासेस चल रही है वो CTET 26 जून 2011 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं इस समय पर। तो जो भी विद्यार्थी नहीं हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे, और इसका बेल आइकन भी दबा लें, ठीक है ना। तो हम अपना जो इस समय कर रहे हैं CTET 26 जून 2011 सोल्व पेपर, और ये जो होगा आपका वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे इससे पहले आके आप देख भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को हमारे शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 19 पे। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं। जो बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं वो किसकी हैं। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं ये दी हैं हमारी किसने, कोलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे। तो देखिए ये है पियाजे की। देखिए पढ़ लेते हैं इसको। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने की थी। और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर है, 100% क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली अवस्था इंद्रिया जनित गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की होती है ये अवस्था, ठीक है ना। पूछ लेता है इंद्रिया गामक अवस्था कब तक होती है, सेंसरी मोटर कब तक होती है, 2 वर्ष से, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में मानसिक क्रियाएँ इंद्रिया जनित गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आपका भूख लगने की स्थिति को बालक रोकर व्यक्त करता है, ठीक है ना। भूख लगने की स्थिति को रोकर व्यक्त करता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो बच्चा जो होता है अपनी जो शारीरिक रूप से जो भी अपनी समस्या जो भी चीज़ वो इशारे के रूप में जब भी कोई चीज़ बताता है अपने परिजनों को, तो कौन सी अवस्था में होता है ऐसा, तो इंद्रिय जनित अवस्था में रोकर व्यक्त करता है, ठीक है ना। भूख लगना जिस प्रकार से। देखिए सेकंड जिसमें देखिए इसमें दूसरी अवस्था हो गई आपकी पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, ठीक है। ये होती है 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, ठीक है ना। दूसरी अवस्था में बच्चा क्या करता है, पहचानने लगता है अपने आसपास की वस्तुएं। कब से, 2 से 7 वर्ष की आयु में। और कौन सी अवस्था होती है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, कंक्रीट, ठीक है ना, कंक्रीट स्टेज बोला जाता है। 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक में क्या होता है, वस्तुओं को पहचान लेता है और उनका विभेदीकरण भी कर देता है, ठीक है ना। मतलब कि उनके बीच में वो विभेद भी कर सकता है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है। जैसे गिलास का दूध, ठीक है ना, आपने पढ़ रखा होगा कि एक चौड़े मुंह वाला गिलास का दूध होता है, ठीक है ना, एक लंबे गिलास का दूध होता है, ठीक है। इस तरह का जो होता है मतलब कि 2 वस्तुओं के बीच में क्या है, विभेदीकरण करना चालू कर देता है वो, ठीक है ना। उसके अंदर वर्गीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है। वो बता सकता है कि इसमें दूध ज़्यादा है, कि इसमें दूध कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर उसके सामने रख दिया जाए तो। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में क्या है आपका, 11 वर्ष से ऊपर की होती है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यताओं और संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है, ठीक है ना। तो जो अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है 11 वर्ष से लेकर 11 से ऊपर की होती है, ठीक है ना। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यताएं आ जाती हैं, ठीक है ना। बच्चा बोलचाल का तरीका सीख जाता है और अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा, ठीक है ना। अगर बच्चा किस चीज़ को देखेगा नहीं, फिर भी उसके बारे में वो कल्पना कर देता है। लेकिन मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क सदस्य समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। देखिए समवयस्क कह रहा है तो इसका होना चाहिए किशोर अवस्था।
किसे क्या होना चाहिए, किशोर अवस्था होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा किशोर अवस्था। देख लेते हैं इसका ज़रा थोड़ा सा क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है। हाँ, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में हम बिल्कुल साथ के साथ पढ़ेंगे। और देखिए ये रोज़ाना आपको जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा रोज़ाना 7 बजे। हमारी जो वीडियो रोज़ाना जो आती है 7 बजे आपकी आती है। CTET से संबंधित जो भी वीडियो आती हैं वो आती हैं 7 बजे, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो आप आपको रोज़ाना एक 7 बजे वीडियो मिला करेगा। किशोर अवस्था, देखिए किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। किसी व्यक्ति के बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ अवस्था के बीच विकास एवं समायोजन की अवस्था होती है। ये अवस्था जो होती है प्रौढ़ अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की होती है, और जिसमें परिवर्तन की क्रांतिकारी प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने समवयस्क समूह का सक्रिय सदस्य बनता है, ठीक है ना। समवयस्क, ठीक है ना, सभी के सभी क्या होता है, समान वयस्क होते हैं, उनका सदस्य बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। देखिए माता पिता कैसी भूमिका निभाएंगे, नकारात्मक, अग्रनुमुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए अग्रमुखी, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अग्रमुखी होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या दे रखा है। तो देखिए दूसरा ही है अग्रमुखी, ठीक है ना। तो सहानुभूतिपूर्ण नहीं, अग्रमुखी, ठीक है ना, बढ़ चढ़ कर दिखानी चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया। विकास कभी ना समाप्त होने वाली, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये किससे संबंधित है, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतर क्रिया का सिद्धांत। देखिए निरंतरता का सिद्धांत, इससे यहाँ क्वेश्चन से ही पकड़ लेंगे। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली क्रिया है, तो मतलब कि निरंतर चलेगा, जब खत्म नहीं होगा तो निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन पे देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं एक बार, छोटी सी है। देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसे कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। ये निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है, जो निरंतरता का सिद्धांत है उससे संबंधित है, ठीक है ना। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये हमेशा चलती रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। कौन से विकास को, संज्ञानात्मक विकास को, ठीक है ना, सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है। वो कौन सा, खेल का मैदान, विद्यालय, कक्षा का पर्यावरण, या फिर सभागार, या फिर घर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सेकंड होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। इसको देखेंगे हम क्यों सेकंड इसका आंसर होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है हमारा, इसके अंदर दे रखा खेल के मैदान का संबंध बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास से है। जब बच्चा खेल के मैदान में रहता है तो उसका शारीरिक और सामाजिक विकास होता है, ध्यान रखेंगे इसका। जब वो खेलेगा तो शारीरिक विकास होगा, और जब लोगों के साथ बैठेगा तो ये सामाजिक विकास होगा अपने सदस्यों के साथ। और सभागार का संबंध बच्चों के भाषाई एवं मानसिक विकास से। जो सभागार होता है उसमें क्या होगा, बच्चे का भाषा विकास होगा और मानसिक विकास होगा। घर का संबंध बच्चों के सामूहिक और सामाजिक विकास से संबंधित है, ठीक है ना। तो घर जो होगा उसमें क्या होगा, बच्चे का सामूहिक और सामाजिक विकास से संबंधित होता है। और विद्यालय में क्या होगा, बच्चे का विद्यालय एवं पर्यावरण का संबंध बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से होता है, ठीक है ना। तो विद्यालय में और जो कक्षा का पर्यावरण होता है उसके बच्चे क्या होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए। खेल के मैदान में बच्चे का होता है शारीरिक विकास, ठीक है, खेल के मैदान में बच्चे का होता है शारीरिक विकास होता है, और ठीक है ना, और सामाजिक विकास होता है। सभाघर में बच्चे का मानसिक और भाषाई विकास होगा। घर में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है घर में भी। और विद्यालय में बच्चे का होता है, विद्यालय और पर्यावरण से संबंध में क्या होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है विद्यालय के अंदर, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो आगे देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इसको एक बार और पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। तो देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी से रचने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके के संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं समायोजित कर सकता है। तो देखिए इसमें नहीं में नेगेटिव में आंसर दिया है इन्होंने, तो नेगेटिव में क्या करेंगे हम, ये वाला लेंगे। जो भी बुद्धिमान बच्चा होता है वो क्या करता है, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रचने की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर यहाँ से ये होना चाहिए। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा,
मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसका जो आंसर है आपका फर्स्ट ही है। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है, ये आंसर क्यों सही किया गया था। बुद्धिमान बच्चा प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। वह अमूर्त रूप से सोचता है तथा नए परिवेश में स्वयं समायोजित होकर लेता है। निबंधों को बहुत जल्दी रचने की क्षमता को बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं माना जा सकता। सामान्य छात्र भी निबंधों को जल्दी से रच सकते हैं और जल्दी रचने के आधार पर किसी बच्चे को बौद्धिक का आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो ये आपका ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप यहाँ से सीखें कि आखिर क्वेश्चन क्यों गलत माने जाते हैं साइकोलॉजी के अंदर। कल की क्लास जो होगी वो मैथ की होगी आपकी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, नेक्स्ट में दे रखा है को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। इनमें से कौन सा है जिसको एक प्रेरित करने वाला शिक्षण का संकेत माना जाता है। देखिए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या एक कक्षा में एक कदम खामोशी, एकदम खामोशी। तो देखिए इसके लिए मेरे हिसाब से होना चाहिए आपका ये विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्योंकि अगर बच्चे अभिप्रेरित होते हैं तभी प्रश्न पूछते हैं। इसका आंसर यही होना चाहिए। देख लेते हैं हम नीचे। हाँ देखिए इसका आंसर यही है। तो देखिए अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में पढ़ाई तथा अन्य कार्यों के लिए रुचि पैदा करने तथा उनमें जोश भरने की कला है। जो अभिप्रेरणा क्या होती है, विद्यार्थियों में पढ़ाई और अन्य कार्यों के लिए रुचि पैदा करना और तथा उनमें जोश भरने की कला है। छात्र यदि अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो यह अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो ये किसका है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है, क्योंकि छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना अपनी जिज्ञासा को शांत करना अभिप्रेरणा का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमें। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अब। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। तो कौन सा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना या संगति की आवश्यकता। देखिए इसमें जो आंसर है वो साफ साफ पता चल रहा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक से संबंधित नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो जाहिर सी बात है ये संबंधित होगा ही नहीं। ठीक है ना। देखिए 27 पढ़ लेते हैं। मन का मानचित्र संबंधित है। जो मन का मानचित्र होता है वो किससे संबंधित होता है। देखिए बोध बढ़ाने की तकनीक से। देखिए यहाँ पे मेरे आंसर पहले ही आ गया, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। ठीक है ना। जो मन का मानचित्र होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें में सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने के लिए सबसे बेहतर तरीका अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना या कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो कौन सा इसमें से आंसर होगा हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पे जो सक्षमता शब्द है यहाँ पे सक्षमता ना होकर वो अक्षमता शब्द है, यहाँ पे सक्षमता हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका जो आंसर होगा पहला आंसर यही सही होगा। देखिए इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका तो ये आपका हो गया शिक्षा का उद्देश्य बालक का सार्वजनिक विकास करना है। शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने तथा उन्हें दूर करने के लिए क्या सबसे बेहतर जो तरीका सक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है। छात्रों की योग्यताओं के अनुरूप शिक्षक खेल विधि करके सीखना, निरीक्षण विधि सीखना, योजना विधि, खोज विधि इत्यादि का प्रयोग करता है। ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा
क्वेश्चन है, देखिए इसे तो आपको आ जाना चाहिए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाओं में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। देखिए पियाजे के 3 क्वेश्चन आ गए हमारी सेट में। तो देखिए ये क्वेश्चन भी क्या था, मैंने अभी आपको बताया भी था। तो ये आपका ये हो जाएगा सेकंड वाला कि बच्चा अमूर्त क्रियाओं के बारे में कब सोचता है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका यही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आंसर, वैसे आंसर यही है। तो देखिए 11 से ऊपर, ठीक है ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मकता का पोषण करता है, सृजनात्मकता का, सॉरी, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। देखिए अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ठीक है, और प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। देखिए इसका आंसर ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपका ये तो इसका होगा नहीं पहला, ठीक है, पहला इसका आपका होना, ये चौथा होगा नहीं। और आपका विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धियों के लक्ष्य, उपलब्धि कोई इस तरह का नहीं कि बच्चे उपलब्धि के लक्ष्य पाता रहेगा, ठीक है। अब इसका आपका दूसरा तीसरा होगा, इसमें आपका जो आंसर होगा दूसरा होगा। इसको भी हम देखेंगे कि दूसरा आंसर आपका क्यों होगा। देखिए दूसरा आंसर आपका क्यों होगा, आप एक एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए एक छात्र के भीतर छिपी प्रतिभा सामने आती है। कई बार छात्र कक्षा में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब जानते हुए भी जवाब देने से संकुचित रहते हैं। कई बार मन में प्रश्न उठाने पर भी मौन रहते हैं। सृजनात्मकता ही एक वह गुण है जो प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने अथवा जवाब देने का अवसर उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हो गया। और हमारा ये क्या था, प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना ही सृजनात्मकता है, ठीक है ना, या उसको अवसर उपलब्ध कराना। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो रोज़ाना आपको वीडियो जो मिलेगा 7 बजे वीडियो मिलेगा रोज़ाना का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।